क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग लगातार क्या होता अगर के चक्कर में क्यों रहता है? ये खुद के बनाए भूल भुलैया में फंसने जैसा है। हर मोड़ एक नई चिंता लिए हुए है। हमारा दिमाग उन घटनाओं को दोहराता क्यों है जो कभी हुई ही नहीं? क्या यह हमें बचाने की कोशिश कर रहा है या रोकने की? ज्यादा सोचने के मनोविज्ञान को समझें और इस मानसिक चक्र से कैसे बाहर निकलें। वीडियो को अंत तक देखें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। अधिक अद्भुत वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। 1. जिस पर आप नियंत्रण कर सकते हैं उस पर ध्यान दें। अनियंत्रित चीजों को नियंत्रित करने की बेकार कोशिशों से अक्सर ज्यादा सोच आती है। हम उन नतीजों की चिंता करते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, जिससे हम परेशान और कमजोर महसूस करते हैं। स्टोइक विचारधारा ने इस प्रवृत्ति को पहचाना और एक कारगर उपाय सुझाया, अपने नियंत्रण में रहें। स्टोइक दर्शन का केंद्र बिंदु यह सिद्धांत है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। हम अपने विचारों, कामों और व्यवहार पर नियंत्रण रख सकते हैं, बाहरी घटनाएं, अतीत या दूसरों की राय नहीं। असंभव को नियंत्रित करने की कोशिश से बचने के लिए हम अपना ध्यान उस पर केंद्रित करते हैं जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। इस सोच को अपनाने का मतलब यह नहीं है कि आप निष्क्रिय या उदासीन हो जाएंगे। यह हमें अपनी पसंद और भावनाओं पर ध्यान देकर अपनी ऊर्जा और ध्यान को वहीं केंद्रित करने में सक्षम बनाता है जहां इसका सबसे ज्यादा असर हो सकता है। यह बदलाव अद्भुत रूप से आरामदायक हो सकता है, चिंता कम करता है और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। हम अधिक लचीले और प्रभावी होते हैं जब हम उस पर ध्यान देते हैं जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। हम भविष्य की समस्याओं या पिछली गलतियों पर बहस करने के बजाय अपनी स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम उठा सकते हैं। यह दृष्टिकोण हमें ज्यादा सोचने से पैरालाइज होने के बजाय चुनौतियों का सामना करने में लक्ष्य और स्पष्टता प्रदान करता है। सारिका एक मार्केटिंग अधिकारी हैं जो अपनी टीम के काम को लेकर लगातार चिंतित रहती थीं। वह रातों रात जागती रहती थीं, सबसे बुरे हालात की कल्पना करती थीं और हर फैसले पर कई बार सोचती थीं। स्टोइक सिद्धांत के अनुसार सारिका ने अपने नियंत्रण में रहने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी ऊर्जा अपने नेतृत्व कौशल को बेहतर बनाने और एक सहायक कामकाजी माहौल बनाने में लगाई। वह अपनी टीम के मनोबल और उत्पादकता को प्रभावित कर सकती थीं, क्योंकि वह बाजार के रुझान या ग्राहकों के फैसलों को नियंत्रित नहीं कर सकती थीं। इस बदलाव से उनकी चिंता कम हुई, साथ ही टीम का प्रदर्शन और काम में संतुष्टि में सुधार हुआ। जीवन में मेरा मुख्य काम यही है, मामलों की पहचान करना और उन्हें अलग करना, ताकि मैं खुद से स्पष्ट रूप से कह सकूं कि कौन से बाहरी मामले मेरे नियंत्रण में नहीं हैं और कौन से उन फैसलों से जुड़े हैं जिन्हें मैं वाकई नियंत्रित करता हूं। स्पष्टता। जैसे जैसे हम इस पाठ को समझते हैं, हम अपने विचारों में बदलाव देखने लगते हैं। निरर्थक चिंता पर खर्च होने वाली मानसिक ऊर्जा को अब व्यक्तिगत विकास और उत्पादक काम में लगाया जा सकता है। यह हमें ओवरथिंकिंग पर काबू पाने की हमारी अगली कारगर स्टोइक रणनीति नकारात्मक विचारों का अभ्यास करने की ओर ले जाता है। 2. नकारात्मक विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें। नकारात्मक दृश्यीकरण पहली बार में ज्यादा सोच से निपटने की रणनीति जैसा नहीं लग सकता। आखिरकार क्या ज्यादा सोचना अक्सर सबसे बुरे हालात की कल्पना करना ही नहीं होता? लेकिन नकारात्मक दृश्य का स्टोइक अभ्यास, जिसे प्रीमेडिटेशियो मैलोरम कहते हैं, एक नियंत्रित और सोच समझकर किया जाने वाला अभ्यास है जो वास्तव में चिंता और ज्यादा सोच को कम कर सकता है। इस तकनीक में जानबूझकर मुश्किल या अवांछनीय परिस्थितियों की कल्पना करना शामिल है जो हमारे जीवन में हो सकती हैं। मकसद डर या निराशा पैदा करना नहीं है, बल्कि संभावित परेशानियों के लिए मानसिक रूप से तैयार होना और वर्तमान स्थिति के लिए आभारी होना है। नकारात्मक दृश्यों का नियमित अभ्यास हमें लचीला बनाता है और अप्रत्याशित असफलताओं के झटके को कम करता है। हम संभावित चुनौतियों पर पहले ही विचार कर चुके होते हैं, इसलिए हम बेहतर तैयार होते हैं। यह तैयारी चिंता और गलतियां करने की संभावना को कम कर सकती है। इसके अलावा नकारात्मक दृश्यीकरण का विरोधाभासी प्रभाव हमारे पास जो है उसके लिए हमारी कदर बढ़ाता है। हम उन लोगों, चीजों या परिस्थितियों के बिना जीवन की कल्पना करके जिन्हें हम महत्व देते हैं, नए सिरे से आभारी बनते हैं। यह नजरिया बदलने वाला काम हमारे सोचने के उस चक्र को तोड़ सकता है जिसमें हम यह सोचते रहते हैं कि हम क्या कम कर रहे हैं या क्या गलत कर रहे हैं। जय
एक सॉफ्टवेयर डेवलपर अपनी नौकरी छूटने की चिंता लगातार करता था। नकारात्मक कल्पना का अभ्यास करने के बजाय उसने इस डर को अपने अंदर समा जाने दिया। उसने सोचा कि अगर उसकी नौकरी चली जाती है तो वह क्या करेगा, अपने हुनर को निखारेगा, अपने संपर्क बढ़ाएगा या शायद अपना खुद का काम शुरू करेगा। इस अभ्यास ने उसे न केवल मानसिक रूप से ऐसी संभावना के लिए तैयार किया, बल्कि अपनी मौजूदा नौकरी की भी ज्यादा कदर हुई। इससे उसका प्रदर्शन बेहतर हुआ और उसकी चिंता कम हुई। वह उनकी शक्ति की बुराइयों को लूटता है जो पहले से ही उनके आने का एहसास कर चुके हैं। सेनेका नकारात्मक विचारों को अपने जीवन में शामिल करने से हम चुनौतियों के लिए ज्यादा तैयार होते हैं और इसके अच्छे पहलुओं के लिए ज्यादा आभारी होते हैं। हमारा अगला स्टोइक सबक असुविधा को अपनाने की शक्ति इस नए लचीलेपन और कृतज्ञता से स्वाभाविक रूप से जुड़ा है। 3. बेचैनी को गले लगाए। आराम और सहजता पाने की चाहत में हम अक्सर ज्यादा सोचने लगते हैं। हम किसी भी तरह की असुविधा से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होगा अगर असुविधा को स्वीकार करना वास्तव में ज्यादा सोच को कम और मानसिक लचीलापन बढ़ा सकता है? स्टोइक विचारधारा ने स्वैच्छिक असुविधा को मन और चरित्र को मजबूत करने का जरिया माना। वे समझते थे कि छोटी छोटी चुनौतियों का जानबूझकर सामना करके हम गरिमा और धैर्य से बड़ी चुनौतियों का सामना करने की क्षमता विकसित करते हैं। इस अभ्यास में जानबूझकर थोड़ी असहज परिस्थितियों में खुद को रखना शामिल है। यह एक ठंडा स्नान, एक दिन का उपवास या कभी-कभी जमीन पर सोना हो सकता है। मकसद खुद को सजा देना नहीं, बल्कि यह दिखाना है कि हम असुविधा को बिना हारे झेल सकते हैं। नियमित रूप से असुविधा को स्वीकार करके हम अपने आराम क्षेत्र को बढ़ाते हैं और अनजान चीजों से डर कम करते हैं। हम जानते हैं कि जिन बातों पर हम ज्यादा सोचते और चिंता करते हैं, उनमें से कई उतनी बुरी नहीं होती जितनी हम सोचते हैं। यह अनुभव बदलने वाला हो सकता है और संभावित चुनौतियों से बचने की हमारी इच्छा को कम कर सकता है। मीरा एक पुरानी ओवरथिंकर थीं, जो सार्वजनिक रूप से बोलने से बहुत घबराती थीं। उन्होंने स्थानीय सामुदायिक कार्यक्रमों में बोलने का फैसला जानबूझकर लिया। शुरुआत में भयानक लगने के बावजूद हर अनुभव उनकी कल्पना से कम कठिन साबित हुआ। समय के साथ उनका सार्वजनिक रूप से बोलने का डर कम हुआ और वे जीवन की अन्य चुनौतियों पर ज्यादा नहीं सोचती। कुछ दिन ऐसे तय कर लें जिन दिनों आप सबसे कम और सबसे सस्ता किराया लेकर, मोटे और खुरदुरे कपड़े पहनकर खुद से पूछें, क्या यही वह स्थिति है जिससे मुझे डर था? सेनेका जैसे जैसे हम असुविधा का सामना करना सीखते हैं, हम एक मजबूत, ज्यादा लचीला दिमाग विकसित करते हैं। यह ताकत हमें ज्यादा आत्मविश्वास और कम ज्यादा सोच के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाती है। यह स्वाभाविक रूप से हमारे अगले स्टोइक सिद्धांत, प्रकृति के अनुसार जीने के महत्व की ओर ले जाता है। 4. प्रकृति के अनुसार जिएं। प्रकृति के अनुसार जीने का मतलब आधुनिक सुविधाओं से दूर भागना या जंगल में रहना नहीं है। इसका अर्थ है अपने जीवन को चीजों के प्राकृतिक क्रम से जोड़ना, हमारे नियंत्रण से बाहर की बातों को स्वीकार करना और तर्कसंगत सामाजिक प्राणियों के रूप में अपनी भूमिका निभाना। यह हमें जीवन की अनिश्चितता और अप्रत्याशित घटनाओं को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा करके हम अस्तित्व के प्राकृतिक प्रवाह को लेकर ज्यादा सोचने से बच सकते हैं। प्रकृति के अनुसार जीने का मतलब सामाजिक प्राणी होना भी है। स्टोइक मानते थे कि मनुष्यों में सहयोग और समुदाय की ओर झुकाव स्वाभाविक है। हम अपने सामाजिक दायित्वों को निभाकर और सार्थक संबंध बनाकर आत्म केंद्रित ज्यादा सोच से बच सकते हैं। इस तरह जीवन को देखने से हमें एक व्यापक दृष्टिकोण मिलता है। हम अपनी व्यक्तिगत चिंताओं और फिक्रों में फंसने के बजाय खुद को एक बड़े समूह का हिस्सा मानते हैं। यह बदलाव ज्यादा सोच को कम कर सकता है और हमारी चिंताओं को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में रखता है। अर्जुन एक युवा पेशेवर है जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता था, अपने साथियों से तुलना करता था और अपने करियर को लेकर ज्यादा सोचता था। स्टोइक दर्शन का अध्ययन करने के बाद अर्जुन ने समाज में अपनी व्यापक भूमिका को अपने करियर के एक हिस्से के रूप में देखना शुरू किया। उसके काम ने उसके समुदाय में योगदान दिया और उसने सहयोगियों के साथ सार्थक संबंध बनाए। इस दृष्टिकोण में बदलाव से उसकी नौकरी से संतुष्टि बढ़ी और वह व्यक्तिगत तरक्की को लेकर कम सोचने लगा। जो स्वयं से प्रेम करता है वह ब्रह्मांड से प्रेम करता है। मार्कस ऑरेलियस।
जैसे जैसे हम प्रकृति के अनुसार जीना सीखते हैं, हम स्वाभाविक रूप से अपने अगले स्टोइक पाठ की ओर बढ़ते हैं। उन चीजों को स्वीकार करना जो हम बदल नहीं सकते और चीजों की बड़ी योजना में अपनी भूमिका पर ध्यान देना। 5. माइंडफुलनेस और प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस का अभ्यास करें। आज की दुनिया में लगातार ध्यान भंग और ज्यादा जानकारी के कारण भविष्य की चिंताओं, फिक्रों और अटकलों के भंवर में बह जाना आसान है। ज्यादा सोच के केंद्र में यही प्रवृत्ति है, अपने विचारों को बेरोक टोक बहने देना। स्टोइक विचारक अपने समय में भी इस मानवीय प्रवृत्ति को समझते थे और इसके लिए एक शक्तिशाली उपाय सुझाते थे: समझदारी और वर्तमान क्षण की जागरूकता। माइंडफुलनेस का स्टोइक अभ्यास मन को पूरी तरह खाली करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह अपने वर्तमान अनुभवों, विचारों और परिस्थितियों के प्रति गहरी जागरूकता पैदा करने के बारे में है। यह अतीत या भविष्य की चिंता में खो जाने के बजाय यहाँ और अभी में खुद को स्थिर करने का मामला है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करके हम अपने विचारों और उनकी प्रतिक्रियाओं के बीच एक मानसिक दूरी बना सकते हैं। यह दूरी हमें अपने विचारों को देखने, उनमें फंसे बिना देखने की अनुमति देती है। परिणाम स्वरूप हम ज्यादा सोच के पैटर्न को आसानी से पहचान सकते हैं और सचेत रूप से अपना ध्यान दूसरी ओर लगाने का चुनाव कर सकते हैं। वर्तमान क्षण की जागरूकता हमें अपने वर्तमान अनुभव के सुख का आनंद लेने में भी मदद करती है। जब हम पूरी तरह वर्तमान में रहते हैं तो हम भविष्य की संभावनाओं को लेकर चिंतित होने या पिछली घटनाओं पर ध्यान देने की कम संभावना रखते हैं। यह बदलाव ज्यादा सोच को कम कर सकता है और हमारे समग्र कल्याण को बढ़ा सकता है। लक्ष्मी एक कॉलेज की छात्रा है और अक्सर आने वाली परीक्षाओं और करियर की संभावनाओं को लेकर चिंतित रहती थी। उसने हर दिन कुछ मिनट ध्यान लगाने और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास शुरू किया। उसने देखा कि समय के साथ वह खुद को पकड़ पाने में बेहतर हुई जब वह ज्यादा सोचने लगती थी और अपना ध्यान काम पर केंद्रित कर लेती थी। न केवल उसकी पढ़ाई में सुधार हुआ, बल्कि उसकी चिंता का स्तर भी कम हुआ। तुम्हारा अधिकार तुम्हारे मन पर है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। तुम्हें शक्ति मिलेगी अगर तुम इसे महसूस करो। मार्कस ऑरेलियस। जैसे जैसे हम माइंडफुलनेस और वर्तमान क्षण की जागरूकता विकसित करते हैं, हम अपने विचारों को नियंत्रित करने और ज्यादा सोच को कम करने का एक शक्तिशाली उपकरण बनाते हैं। यह अभ्यास स्वाभाविक रूप से हमारे अगले स्टोइक सिद्धांत की ओर ले जाता है: तार्किक सोच का महत्व और अपने फैसलों पर सवाल उठाना। 6. अपने निर्णयों पर सवाल उठाए। स्थितियों, लोगों या घटनाओं के बारे में हमारे जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से अक्सर ज्यादा सोच की शुरुआत होती है। हम निष्कर्ष निकालते हैं, सबसे बुरा मान लेते हैं या कम जानकारी के आधार पर लंबी कहानियां गढ़ लेते हैं। स्टोइक विचारकों ने इस प्रवृत्ति को पहचाना और हमारे फैसलों और धारणाओं पर दोबारा विचार करने की जरूरत पर जोर दिया। इसमें अपनी पहली प्रतिक्रियाओं से हटकर खुद से यह पूछना शामिल है कि क्या हमारे फैसले सिर्फ हमारी धारणाओं और व्याख्याओं पर आधारित हैं या तथ्यों पर भी। यह आलोचनात्मक सोच की आदत विकसित करने और बिना सोचे समझे मान्यताओं को नहीं अपनाने के बारे में है। अपने फैसलों पर सवाल उठाकर हम अक्सर तर्कहीन डर या निराधार मान्यताओं को उजागर कर सकते हैं, जो हमारे ज्यादा सोच को बढ़ावा देते हैं। यह प्रक्रिया हमें चिंता या डर के चक्र में फंसने के बजाय परिस्थितियों को ज्यादा तार्किक रूप से देखने में मदद करती है। यह अभ्यास हमें वैकल्पिक नजरिए पर भी विचार करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अपने शुरुआती फैसलों को चुनौती देते हैं तो हम स्थितियों को नए तरीकों से देखते हैं, जिससे हमें ज्यादा संतुलित और कम चिंता पैदा करने वाले विचार आ सकते हैं। मोहन एक प्रबंधक थे जो अपनी टीम के प्रदर्शन को लेकर ज्यादा सोचते थे, यह मानते हुए कि कोई भी गलती कम प्रतिबद्धता या अक्षमता का संकेत है। मोहन ने अपने फैसलों पर सवाल उठाना सीख कर पाया कि शायद अतिरिक्त प्रशिक्षण या स्पष्ट निर्देशों की जरूरत है। इस बदलाव से उनका तनाव कम हुआ और उनके नेतृत्व में सुधार हुआ, क्योंकि अब वे काल्पनिक समस्याओं के बजाय वास्तविक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते थे। अगर तुम्हें किसी बाहरी चीज से दुख है तो दर्द उस चीज से नहीं बल्कि तुम्हारे अनुमान से है और तुम इसे कभी भी वापस ले सकते हो। मार्कस ऑरेलियस। अपने फैसलों पर सवाल उठाने की आदत से हम जीवन की चुनौतियों को ज्यादा तार्किक और संतुलित ढंग से देखते हैं।
यह स्वाभाविक रूप से हमें हमारे अगले स्टोइक सिद्धांत, सद्गुण और चरित्र के विकास के महत्व की ओर ले जाता है। 7. सद्गुण और चरित्र विकसित करें। हम अक्सर बाहरी सफलता और पहचान की चाह में दूसरों की नजर में कैसे दिखते हैं, इस पर ज्यादा सोचते हैं, चाहे हम सामाजिक मानदंडों पर खरे उतर रहे हैं या नहीं। स्टोइक दर्शन ने इसके लिए एक बेहतर विकल्प दिया, सद्गुण और चरित्र का विकास। स्टोइक मानते थे कि असली संतुष्टि और मन की शांति हमारे आंतरिक गुणों के विकास से मिलती है, न कि बाहरी सुख या संपत्ति से। उनके अनुसार 4 मुख्य गुण हैं: ज्ञान, न्याय, साहस और आत्मसंयम। इन गुणों पर ध्यान केंद्रित करने से हमारा ध्यान बाहरी घटनाओं, जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, से हटकर आंतरिक विकास की ओर जाता है, जो हमेशा हमारे बस में होता है। यह बदलाव ज्यादा सोच को काफी कम कर सकता है। जब हमारी मुख्य चिंता अपने चरित्र को निखारना होती है, तो हम अपनी पहुंच से बाहर की चीजों पर बहस करने या उनके नतीजों को लेकर ज्यादा चिंता नहीं करते। इसके बजाय किसी भी स्थिति में हम खुद से पूछ सकते हैं, मैं विवेक, न्याय, साहस या आत्मसंयम के साथ इसका जवाब कैसे दूं? साथ ही सद्गुण और चरित्र को प्राथमिकता देने से हम आत्मसम्मान की एक मजबूत भावना विकसित करते हैं, जो बाहरी तथ्यों या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। यह आत्मविश्वास, आत्मसंदेह और असुरक्षा को कम कर सकता है, जो अक्सर ज्यादा सोच को बढ़ावा देते हैं। एकता एक युवा उद्यमी थी, जो लगातार अपनी कंपनी के प्रदर्शन और कारोबारी दुनिया में अपनी जगह को लेकर चिंतित रहती थी। स्टोइक दर्शन का अध्ययन करने के बाद उसने ज्ञान, चुनौतियों का सामना करने में साहस और असफलताओं पर काबू पाने में आत्मसंयम जैसे गुणों को विकसित करने पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। उसकी ज्यादा सोच की प्रवृत्ति कम हुई और यह बदलाव उसे एक ज्यादा लचीला और प्रभावी नेता बना गया। एक अच्छे इंसान के बारे में बहस करने में वक्त बर्बाद मत करो, बन जाओ। मार्कस ऑरेलियस। जब हम अपने सद्गुणों और चरित्र के विकास पर ध्यान देते हैं, तो हमें दिशा और उद्देश्य की भावना मिलती है। यह भावना हमें कम सोच और ज्यादा आत्मविश्वास के साथ जीवन की चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकती है। यह स्वाभाविक रूप से हमें स्टोइक सिद्धांत, आत्मचिंतन और पत्रकारिता के अभ्यास की ओर ले जाता है। 8. आत्म प्रतिबिंब और जर्नलिंग का अभ्यास करें। हमारी तेज तर्रार दुनिया में बिना सोचे समझे विचारों में उलझ जाना आसान है। यह आत्म जागरूकता की कमी ज्यादा सोच को बढ़ा सकती है, क्योंकि हम अपनी भावनाओं और विचारों की जड़ या पैटर्न समझे बिना ही प्रतिक्रिया करते हैं। स्टोइक विचारकों ने आत्मचिंतन और डायरी लिखने की शक्ति को स्पष्टता पाने, अनुभवों को संसाधित करने और मानसिक अव्यवस्था को कम करने के साधन के तौर पर स्वीकारा। नियमित आत्मचिंतन हमें अपने विचारों की लगातार धारा से अलग रहने और उनका अधिक स्वतंत्र रूप से विश्लेषण करने की अनुमति देता है। यह हमारे विश्वासों और प्रतिक्रियाओं में अंतर्दृष्टि पाने का अवसर है, साथ ही हमारी सोच के पैटर्न को पहचानने का भी। डायरी लिखना, खासकर ज्यादा सोच पर काबू पाने का एक कारगर तरीका हो सकता है। हम अपने विचारों को लिखकर उन्हें बाहरी करते हैं, जिससे उनकी जांच और प्रक्रिया आसान हो जाती है। यह लेखन अक्सर भ्रमित करने वाली परिस्थितियों में स्पष्टता ला सकता है और हमें ऐसे समाधान दिखा सकता है जो हमारे मन में विचार घूमते समय छूट गए हों। नियमित रूप से लिखने से हम अपनी प्रगति पर नजर भी रख सकते हैं। हम पीछे मुड़कर देख सकते हैं कि हमने अतीत की चुनौतियों का कैसे सामना किया है, जो हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकता है जब हम नई चुनौतियों का सामना करते हैं। ज्यादा सोच के चक्र को तोड़ने में यह सोच बहुत काम आ सकती है। तरुण एक कॉलेज के प्रोफेसर थे, जो अक्सर अपने व्याख्यानों और छात्रों के साथ बातचीत को लेकर ज्यादा सोचते थे। हर शाम उन्होंने अपने दिन को याद करने में 15 मिनट बिताने की आदत डाली। धीरे धीरे उन्होंने अपने ज्यादा सोच के पैटर्न को पहचाना। यह अक्सर एक नया व्याख्यान देने से पहले या चुनौतीपूर्ण छात्रों के साथ काम करते समय ज्यादा बढ़ जाता था। इन पैटर्न को समझकर वे इन परिस्थितियों में अपने विचारों को अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने की योजना बना पाए। अपने विचारों को नियंत्रित करने की अपनी क्षमता का सम्मान करो। यह सब तुम्हें गलत विचारों से बचाता है, तुम्हारे स्वभाव और सभी तार्किक प्राणियों के लिए गलत। मार्कस ऑरेलियस। आत्मचिंतन और लिखने की आदत से हम अधिक आत्म जागरूकता और मानसिक स्पष्टता प्राप्त करते हैं। यह स्वाभाविक रूप से हमें कृतज्ञता
और संतुष्टि के अभ्यास हमारे अंतिम स्टोइक सिद्धांत की ओर ले जाता है। 9. कृतज्ञता और संतुष्टि का अभ्यास करें। एक ऐसी दुनिया में जहां हमें लगातार बताया जाता है कि खुश रहने के लिए हमें और ज्यादा करने की जरूरत है, हम अक्सर इस बारे में ज्यादा सोचते हैं कि हम में क्या कमी है या हमें क्या हासिल करना है। स्टोइक दर्शन ने इसके लिए एक कारगर उपाय दिया: कृतज्ञता का अभ्यास करना और जो हमारे पास है उससे संतुष्ट रहना। जब कोई हमें कुछ अच्छा करता है तो केवल शुक्रिया कहना ही काफी नहीं है। यह हमारे जीवन में आने वाली हर अच्छी चीज को स्वीकार करने और उसकी कद्र करने का गहरा अभ्यास है। जिस चीज के लिए हम आभारी हैं उस पर ध्यान केंद्रित करके हम अपना ध्यान उन चीजों से हटाते हैं जिनकी हमें कमी है या जो गलत हो सकती है। ज्यादा सोच के सामान्य कारण। स्टोइक अर्थ में संतुष्टि का मतलब महत्वाकांक्षा या आत्मसंतुष्टि की कमी नहीं है, बल्कि यह अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए वर्तमान में खुद को संतुष्ट करने के बारे में है। यह समझ है कि हमारी खुशी अभी जो है उसकी कद्र करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करती है, न कि बाहरी परिस्थितियों या भविष्य की उपलब्धियों पर। कृतज्ञता और संतुष्टि का यह अभ्यास हमें वर्तमान में जड़ें जमाने और अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखने में मदद कर सकता है। जब हम अपने पास मौजूद चीजों की कद्र करने पर ध्यान देते हैं तो हम इस चिंता के चक्र में फंसने की कम संभावना रखते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है या भविष्य में क्या गलत हो सकता है। प्रिया, एक सफल वकील, अक्सर अपने करियर पर ज्यादा सोचती थीं और अपने साथियों से अपनी तुलना करती थीं। उन्होंने हर दिन 3 चीजों की सूची बनाकर उनके लिए आभारी होने का अभ्यास शुरू किया: उनका स्वास्थ्य, उनका प्यार करने वाला परिवार और अपने काम से सकारात्मक बदलाव लाने का अवसर। समय के साथ उन्होंने अपने करियर को लेकर ज्यादा सोचने की आदत छोड़ दी। उन्हें अपनी वर्तमान भूमिका और रिश्तों से ज्यादा संतुष्टि मिली, क्योंकि वे लगातार अगली पदोन्नति या सफलता की चिंता नहीं करती थीं। वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है जो उसके पास है उससे खुश रहता है, न कि जो उसके पास नहीं है। जैसे जैसे हम कृतज्ञता और संतुष्टि प्राप्त करते हैं, हम वर्तमान का आनंद लेने और ज्यादा सोच से बचने में ज्यादा सक्षम होते हैं। यह अभ्यास हमें पूरे चक्र में ले जाता है और कई अन्य स्टोइक सिद्धांतों को मजबूत करता है, खासकर इस बात पर कि हम प्रकृति के अनुसार कैसे जी सकते हैं।